अच्छा है सुना है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आप लोग पता ही होगा, तो यही तो आप लोग पता ही होगा कि हम लोग क्लास जो कर रहे हैं किस चीज़ की, पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना पढ़ चुके थे, प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्दों को देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है अधिकार। वो भी कौन सा अधिकार? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या होता है। जैसे कि हमने क्या कहा हुआ था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो उस जब हम चीज़ पढ़ रहे थे प्रस्तावना में, हमने इस शब्द का जिक्र किया हुआ था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। उसी तरह से आज हम आप सबको बता रहे हैं, जिस समाज में अधिकार का संरक्षण नहीं, जिस समाज में स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता उतना ही अनिवार्य चीज़ है जितना कि किसी व्यक्ति का अधिकारों का संरक्षण करना, उसके अधिकार देना। ये भी क्या है? हमारे मूलभूत जीवन के लिए, हमारे मूलभूत समाज के लिए आवश्यक चीज़ है। हम आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम आप लोग से बात करना चाहते हैं। और बातें ऐसी हैं कि जो सिर्फ आप ही लोग से करनी है। क्या है कि जो अभी आप लोग पता होगा कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप लोग, और साथ साथ आप लोगों की क्लास जो है इकोनॉमिक्स की भी चल रही है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तो नहीं, लंबी क्लास तो है नहीं। मिनिमम कितनी क्लास है? 1 घंटे की, 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स की। ठीक है, इस 1 आवर से 30 मिनट के लमसम इसी के बीच में क्लास। तो ये सोचिए, कोई लंबी क्लास है नहीं। और साथ ही मेरा मकसद यह है कि हम सोच रहे हैं कि हम लोग कछुए की चाल से चलें, न कि खरगोश की चाल से। आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम है, हम तेज़ भागने की कोशिश न करें। देखिए क्या होता है, आप लोग पता होगा कि हमारे मुख्य एग्ज़ाम में क्या है? प्री और मेंस है। प्री है और क्या है? एक मेंस है और इंटरव्यू है। वो तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। तो हम सिलेबस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा आपसे बात कर रहे हैं हम। तो प्री है, तो आप लोग सोचिएगा कि क्या प्री के लिए अलग तैयारी होती है और मेंस के लिए अलग तैयारी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि प्री क्या करता है? अगर हम आप लोग से बार बार कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो याद हो जाता है, जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमेशा याद कर लेते हैं और याद रहता भी है लंबे समय तक, या मतलब हम भूल नहीं पाते। तो एक चीज़ बहुत बड़ी एक क्या है, आसान चीज़ नहीं है। और जो व्यक्ति कहता है हम भूल जाते हैं, तो नॉर्मल बात है। हर व्यक्ति याद करता है और भूल जाता है, ये चीज़ क्या है? नॉर्मल बात है। उसी तरह से प्री क्या कहता है? जितने से अधिक पढ़िए। प्री कहता है जितना से अधिक पढ़िए। जब आप एग्ज़ाम में हॉल में जाइएगा, तो उस समय जब क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो आपको लगेगा वो याद प्रश्न नहीं है। लेकिन जब आपको वो प्रश्न पढ़िएगा, जब आप इस प्रश्न को एक बार पढ़े रहिएगा, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक बार जमा रहता है कि वो चीज़ हम पढ़े हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग कहीं एक जगह देख लिए, ठीक है, हमने अनजान जगह देखा, वो व्यक्ति, हम उससे ना अच्छी तरह से बात हुई, ना अच्छी तरह से, मतलब एकाएक नहीं होता है कभी, हम लोग आश्चर्यचकित रूप से, जैसे कोई एकाएक मुलाकात हुई, हम उसी व्यक्ति को किसी अन्य जगह देखते हैं, तो लगता है ना हम इस व्यक्ति को देखें। तो क्या होता है, एक रिपीटेशन करते हैं तो याद आ जाता है कि उस व्यक्ति को हमने कहीं देखा हुआ है। तो क्या है, वो व्यक्ति क्या था, हमने याद नहीं किया हुआ था, वो व्यक्ति क्या था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था। उसी तरह से ये प्री का भी जो पैटर्न है, प्री भी वैसा ही चाहता है। प्री के लिए आप सोचिएगा कि हमने इतना चीज़ पढ़ा, हमने ये चीज़ पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ये चीज़ पढ़ा, इतना जो भी चीज़ें सिलेबस वो चीज़ पढ़ा, और उस चीज़ का कवर हो जाए और याद भी हो जाए। और याद हो जाए, क्या चीज़ें पूरी याद हो जाए और याद करें और भूल जाए, नॉर्मल बात है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं भूल रहा है, जो याद करे और नहीं भूल रहा है, वो एब नॉर्मल बात है। उस व्यक्ति पर क्या होना चाहिए? रिसर्च होना चाहिए। वो व्यक्ति इससे भी क्या है, ये दुनिया में जन्म नहीं अवतार टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि हम लोग बात करते हैं, वहीं हम बात समझा रहे हैं कि आप लोग एक क्या पेशेंस के साथ, ये क्या है कि आप लोग मत सोचिए हम तेज़ी से सिलेबस कवर करें, ये चीज़ करें, मतलब कि उस समय क्या होता है कि हम लोग एक समझ के आगे नहीं भागते, हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करने के पीछे भाग जाते हैं। तो ख़त्म करने के पीछे हम लोग भागना नहीं है। याद भी नहीं हो रहा है तो उसे समझिए, बार बार रिपीट कीजिए। याद करने से ज़्यादा हम लोग को किस पर होना चाहिए? समझ पे फोकस होना चाहिए। जब तक से आप, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, चाहे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
पोलिटी में पढ़ रहे हैं तो पोलिटी में अभी हम लेकर क्या है, अधिकार लेकर फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट रट लिए कि अधिकार होता है। अधिकार क्या होता है? तो अधिकार का एक परिभाषा होता है, वो पता होगा कि किसी भी चीज़ का परिभाषा बहुत सारी चीज़ों से दी जा सकती है। और हम अधिकार पर ही बात करें, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषा दिए हुए हैं। तो क्या हो सकता है हम, लेकिन अगर वही हमारी समझ हो, हम उसे समझ लें कि अधिकार होता क्या है, स्वतंत्रता होती क्या है, लोकतंत्र होता क्या है, संविधानवाद क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, इन सब चीज़ों में हम लोगों की क्या क्लैरिटी होगी अच्छी तरह से, और उससे जुड़े प्री का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेंस भी देखिए, मेंस क्या होता है कि उसमें लिखना रहता है, आंसर राइटिंग करना होता है। आंसर राइटिंग करना होता है तो कुछ उसमें फैक्चुअल भी चीज़ें की डिमांडेशन होती है। तो फैक्चुअल चीज़, अब तथ्य आप लिखिएगा उसमें, अब आप सर्वे लिखिएगा तो उसमें क्या होगा, एक आंसर, जो आंसर होता है उसकी जो ढांचा है अच्छी तरह से प्रस्तुत होती है। तो जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जब पॉलिटी से जुड़े आंसर, अभी तो हम अब बस हम इतना समझा रहे हैं आप लोगों को कि क्या एक फोकस बैच है। और फोकस बैच के साथ आप लोग ये समझना है कि एक जिसको भी क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं कि ये चीज़, जैसे कि हमने क्या कहा, लोकतंत्र क्या होता है, प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए, प्रस्तावना के शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना की क्या विचारधारा है, क्या प्रकृति है, प्रस्तावना को शामिल करने के पीछे क्या कारण थे, इन सब चीज़ों को जैसे हमने समझा, उसी तरह से हम अधिकार को समझेंगे, उसी तरह से हम लोग मूल कर्तव्य को समझेंगे, नीति निर्देशक तत्व को समझेंगे। इन सब चीज़ों को समझना अनिवार्य है। और हम इसे याद करने के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को समझने के पीछे भागना है। याद तो करना ही है, देखिए कोई भी चीज़ याद तो करना ही है, लेकिन जो अनिवार्य तत्व हैं तो हम लोग को उस चीज़ को याद करना है। आप लोग से हमने पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ लीजिए। अब एग्ज़ाम क्या मांग रहा है हमसे, एग्ज़ाम क्या एफर्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोग जो व्यक्ति नए नए तैयारी करते हैं, हम उन सभी के लिए कर रहे हैं, उन सब कोई आक्षेप नहीं है, हम लोग उसकी हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या होता है फैक्चुअल चीज़ याद कर लेता है, कहता है कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की दूरी हर ग्रह से कितनी दूरी है। तो ये सब चीज़ फैक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन यूपीएससी जो एग्ज़ाम है हमारी, ये दूरी नहीं मांगती, ये आपको एक जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का ढांचा जो है अन्य एग्जामों से पूर्ण से परिवर्तन हो जाता है। तो उस चीज़ को तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके शब्दों पर ज़्यादा गौर कीजिए। जब हम लोग था, थी, है, हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्या होता है, कहाँ पर कैसे पूछा जा रहा है। और पोलिटी में जैसे अन्य शब्द भी आएंगे कि क्या उसके मतलब होते हैं, उसके पीछे शामिल करने के क्या कारण थे, इन सब चीज़ों जैसे हमने देखा अन्य शब्दों को भी, उससे हम आने वाले शब्दों को भी देखेंगे। आखिर जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उन सभी किस प्रक्रिया के अनुसार होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना हम लोगों को, ठीक है। तो एक चीज़ हम यही चीज़ बताने चाह रहे थे। आप लोग एकदम शांति से आप लोग पढ़ते जाइए, एकदम पेशेंस के साथ, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समय भी ना लिया जाए और कम से कम समय में 2 सब्जेक्ट, इसीलिए हमारे पीछे चालू करने का मकसद नहीं था, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और साथ साथ अन्य एग्जामों के लिए हमने क्या सोचा है कि एक वीकली क्लास के रूप में एक लूसेंट को भी क्या किया जाए, तैयार किया जाए, ठीक है। जब आप लोग को लगे कि नहीं सर, आपको लगे कि नहीं सर इस चीज़ को भी पढ़ाया जाए, यह भी जरूरी चीज़ है, इस बैच को पढ़ाया जाए, चाहे आप लोगों को लग रहा है कि इस प्रश्न से, इस जो हमारा डाउट क्लास एक होता है कि इस टॉपिक से हमारी परेशानी बहुत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम स्पेशलिस्ट उस टॉपिक पर आपके क्वेश्चंस उस क्लास लेकर हम भेज देंगे, ठीक है। तो बस देखते रहिए, आगे हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। खैर, ये सब बातें हैं जरूरी, इस सब बातें करनी भी जरूरी होती है, क्योंकि मन में इच्छाएं बहुत प्रबल रूप से उठने लगती है, अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उतना सोचना नहीं चाहिए, आराम से तैयारी कीजिए, मस्ती से, ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3, देखिए संविधान के भाग 3 में क्या है। संविधान का भाग 3, ठीक है। भाग 3 मतलब कि 12 से 35 तक, अनुच्छेद मतलब 12 से 35 तक, ठीक है। अभी उधर हम जाना नहीं चाहते, कुछ चीज़ हमने क्या कहा कि अधिकार की धारणा को समझ, अधिकार क्या कहता है, ठीक है। तो भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट, ठीक है। आखिर मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, आखिर ये अधिकार होता क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता, जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो परिभाषा है, एक विचारक थे लॉस्की द्वारा दी गई विचार है, ठीक है। परिभाषा जो है लॉस्की द्वारा दी गई विचार है, परिभाषा है, ठीक है। मतलब कि एक कहा गया अधिकार, सोच लीजिए, अधिकार में क्या होता है, जैसे कि आपने एक बात को फिर समझे कर रहे हैं, जैसे कि हम जब स्वतंत्रता पढ़े थे प्रस्तावना में, तो हमने क्या कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। मतलब कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण करने के लिए कानून अनिवार्य है, ठीक। बात यहाँ तक समझे थे हम लोग उस समय। तो उसी तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए वो व्यक्ति क्या हो सके, अच्छे तरीके से बाह्य और आंतरिक रूप से क्या हो सके, मतलब कि विकास कर सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो वैसे विकास के लिए मतलब कि कह रहा है कि सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति मतलब पूर्ण विकास, मतलब कि अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार क्या है, मूलभूत आवश्यकता चीज़ है। क्यों? क्योंकि लॉस्की द्वारा दिए गए विचार क्या कर रहा है, जिसके बिना, अधिकार के बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसी तरह से एक क्या हुआ कि हम लोग क्या, एक पॉइंट है अधिकार का आशय पढ़ रहे हैं कि अधिकार का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा। अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अधिकार का आशय, ठीक है। हमने क्या कहा कि किसी के अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता या पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अब कह रहा है अधिकार ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आधारभूत हैं। हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि अधिकार ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। अधिकार ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। वही चीज़ देखिए, लॉस्की का विचार वैसा ही है जैसा कि हमने कहा कि क्या वो कह रहे हैं कि जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। पूर्ण विकास मतलब नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो उनका कहना में ही है कि अधिकार एक ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अधिकार वे, एक और लिख सकते हैं हम लोग, अधिकार वे व्यक्तिगत दावे हैं, अधिकार
अधिकार वे व्यक्तिगत दावे हैं, व्यक्तिगत दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता और राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता एवं राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि अधिकार वे व्यक्तिगत दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा क्या किया जा रहा है, समाज द्वारा मान्यता दिया जाता है। ठीक है, कि समाज द्वारा मान्यता दिया जाता है कि आपके ये अधिकार हुए। एक होता है कि आपके क्या अधिकार होते हैं, एक स्टूडेंट का क्या अधिकार होता है, एक नागरिक का क्या होता है, एक व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। आप लोगों को पता होगा संविधान में क्या होता है, कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। जो नागरिक है उसके लिए अलग अधिकार हैं, जो गैर नागरिक हैं उनके लिए अलग अधिकार हैं। तो वहीं क्या होता है, समाज द्वारा क्या क्या मान्यता दिया जाता है कि आपके अधिकार कौन कौन से हैं। लेकिन अगर वहीं क्या होता है, राज्य द्वारा अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति का अधिकार हनन न हो सके उसकी क्या संरक्षण करता कौन होता है, राज्य होता है। राज्य की विधि होती है, राज्य की कानून होती है। ठीक, यहाँ तक। अब देखिए, अब हम जानेंगे अधिकार जो है, अधिकारों का विकास क्रम कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि अधिकार का ऐतिहासिक विकास क्रम कहाँ से स्टार्ट होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मिटाते हैं हम इसे। अधिकारों की जो धारणा है, अधिकारों की धारणा का विकास क्रम, अधिकारों की धारणा का अधिकारों की धारणा का विकास क्रम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अधिकारों की जो धारणा है ये कहाँ से विकास होती है, कहाँ से उभरती है। तो एक चीज़ है कि ये पहली बार 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन, पहली बार 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा से अधिकारों की धारणा प्रारंभ होती है। मैग्ना कार्टा से अधिकारों की धारणा प्रारंभ होती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि क्या होता है कि 1215 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा क्या होता है, मैग्ना कार्टा की धारणा, मैग्ना कार्टा से अधिकारों की धारणा प्रारंभ होती है। मैग्ना कार्टा में होता है नैसर्गिक अधिकार। ठीक, अब उसके बाद ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स में अधिकारों की धारणा आई। ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स में
अधिकारों की धारणा आई। ठीक, मतलब कि ब्रिटेन की जो बिल ऑफ राइट्स है वहीं पर क्या होती है, अधिकारों की धारणा आती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के प्रथम संविधान संशोधन के प्रथम संविधान संशोधन अमेरिका के प्रथम संविधान संशोधन 1791 द्वारा 1791 द्वारा संविधान में बिल ऑफ राइट्स को बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया। राइट को शामिल किया गया, जहाँ से भारतीय संविधान की मूल अधिकार प्रेरित है। भारतीय संविधान का मूल अधिकार प्रेरित है। मूल अधिकार प्रेरित है। ठीक, कहने की बात यहाँ पर है कि देखिए पहली बार क्या होता है, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा के तहत क्या होता है, अधिकारों की धारणा प्रारंभ होती है। लेकिन ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को हम लोग कहते हैं अधिकार प्रपत्र। ठीक, अधिकार प्रपत्र, ठीक है। तो क्या होता है, अधिकार प्रपत्र के तहत क्या होती है, अधिकारों की धारणा शुरुआत होती है। लेकिन वहीं अमेरिका में क्या होता है, 1791 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन होता है। 1791 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स मतलब कि अधिकार प्रपत्र को शामिल किया जाता है, जहां से भारत का जो संविधान के मूल अधिकार है, जहां से भारत संविधान की मूल अधिकार है वहीं से प्रेरित है। ठीक, वहीं फ्रांस में मनुष्यों तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 ईस्वी से अधिकारों की धारणा अधिक लोकप्रिय हुई। 1789 ईस्वी से अधिकारों की धारणा ठीक है। हमने क्या कहा, 1791 ईस्वी में भारत का अमेरिका में जहाँ संविधान देखा गया वहाँ पर मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स में शामिल किया गया, जहाँ से भारतीय संविधान का मूल अधिकार प्रेरित है। उसी तरह से 1789 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांस में अधिकारों की धारणा देखी जाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये हुआ अधिकारों की धारणा का विकास क्रम, कैसे कैसे देशों का विकास, अधिकारों की धारणा का जो विकास क्रम है कैसे कैसे होती है। लेकिन हम लोग अधिकारों का विकास क्रम देखेंगे। हम लोग अधिकारों की जो विकास क्रम है, किन किन विचारकों द्वारा ये अधिकारों की धारणा दी गई, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं हम, इसे लिख लीजिए पहले।
देखिए, अधिकारों का विकास क्रम। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार है वो किसके द्वारा धारणा दी गई थी? ब्रिटिश विचारक ब्रिटिश विचारक ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित मतलब कि प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है वो ब्रिटिश के विचारक थे जिनका नाम जॉन लॉक था, वो उनके द्वारा दी गई थी। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। प्रदत्त अधिकार है। प्रदत्त अधिकार है अर्थात राज्य तथा अन्य राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं ये जन्मजात अधिकार होते हैं, ये प्रकृति द्वारा अधिकार दिए गए होते हैं। इनके द्वारा क्या किया, इस अधिकार को राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और साथ ही अंततः प्राकृतिक अधिकार मतलब कि प्राकृतिक अधिकार जो है अनुल्लंघनीय है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय होते हैं। अर्थात राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं, अर्थात राज्य एवं सरकार से पूर्व विद्यमान होते हैं। राज्य एवं सरकार से पूर्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, विद्यमान होते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि प्राकृतिक अधिकार अनुल्लंघनीय अधिकार होते हैं, अंततः इसे राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब कि कहने की बात यहाँ पर है, जो ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक थे उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की धारणा दी और साथ ही उन्होंने यह कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। राज्य और जो राज्य होती है, जो सरकार होती है, उससे पहले की उपस्थित अधिकार होते हैं, विद्यमान अधिकार होते हैं। और मतलब कहने की बात यह है कि अर्थात इनके कहने की बात यह है कि अधिकार जो होते हैं अनुल्लंघनीय होते हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्य द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने की बात यह है किस ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक जी का। अब हम लोग जानते हैं आगे, प्राकृतिक अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। प्राकृतिक अधिकार
सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। और साथ ही प्राकृतिक अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों में क्या कहते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल होते हैं। अधिकार शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो होते हैं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। और साथ ही यह क्या होते हैं, अनुल्लंघनीय अधिकार होते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया, राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो कि इस अधिकार के अंतर्गत जो ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक थे उनके द्वारा कहा गया कि इस अधिकार के अंतर्गत, प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत 3 अधिकार आते हैं, जिनमें से था एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक जीवन का अधिकार और एक था संपत्ति का अधिकार। ठीक, इन सभी चीज़ों को देख लिया हम लोग। मतलब ये कहने की बात है जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैधानिक अधिकार। ठीक, हम लोग प्राकृतिक अधिकार देख लिए, वैधानिक अधिकार जो विधि के अनुसार जो कि, तो वैधानिक अधिकार जो है, जो विचार है, वैधानिक अधिकार की जो विचार है वो किनके द्वारा दी गई, जो कि जेरेमी बेंथम द्वारा दी गई विचार है। इसे हम देखते हैं अगले पॉइंट में, इसे पर लिख लीजिए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, वैधानिक अधिकार। तो जो वैधानिक अधिकार है वो जो है जेरेमी बेंथम द्वारा यह विचार दिया गया। बेंथम द्वारा यह विचार दिया गया। ठीक, और साथ ही ये अधिकार है, ये अधिकार राज्य द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। इनका कहा नाम था कि ये अधिकार राज्य द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। मतलब कि प्रदत्त मतलब प्राप्त, मतलब दिए गए होते हैं। और राज्य की विधि द्वारा ही इनका संरक्षण होता है। राज्य की विधि द्वारा ही अधिकारों का संरक्षण होता है। अधिकारों का संरक्षण होता है। ठीक,
मतलब कि जो अधिकार होते हैं, जेरेमी बेंथम का कहना था कि जो अधिकार होते हैं राज्य द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, जो कि एक क्या होता है, राज्य की जो विधि होती है, जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, वो क्या होता है, राज्य की विधि द्वारा ही उसका संरक्षण करता भी होते हैं। ठीक है, किसी के भी, इसलिए किसी के अधिकारों का हनन न हो सके, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण न हो सके। वैधानिक अधिकार 3 आयाम हैं। वैधानिक अधिकार के 3 आयाम हैं। ठीक, पहला नागरिक राजनीतिक अधिकार। पहला नागरिक राजनीतिक अधिकार। दूसरा सामाजिक आर्थिक अधिकार। जो तीसरा पॉइंट है, हम उसे कहते हैं समूह का अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। सामूहिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। ठीक, हमने क्या कहा कि 3 अधिकार होते हैं वैधानिक अधिकार के अंतर्गत। नागरिक राजनीतिक अधिकार, दूसरा सामाजिक आर्थिक अधिकार, और तीसरा सामूहिक अधिकार एवं संस्कृति, सामूहिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि नागरिक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारों को दिए गए हैं। ठीक, तो इसे मिटाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या है नागरिक राजनीतिक अधिकार। नागरिक राजनीतिक अधिकार। ठीक, यह कहा जा रहा है राज्य के सदस्य होने के कारण प्राप्त अधिकार। राज्य के मतलब कि नागरिक होने के नाते, ठीक है, राज्य के सदस्य होने के कारण प्राप्त अधिकार। कहने की जो बात है कि राज्य के सदस्य होने के कारण प्राप्त अधिकार, जो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, वो राज्य के सदस्य होता है, मतलब क्या था, नागरिक होता है, उस सदस्य होने के नाते इस अधिकार को प्राप्त किए जाते हैं। राज्य के बुनियादी को संरक्षण के रूप में दिए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के संरक्षण के रूप में दिए जाते हैं। मतलब कि क्या हो सके, जो नागरिकों का अधिकार होता है वो क्या हो सके, संरक्षण हो सके, इसीलिए राज्य उसका अतिक्रमण न कर सके, उसके संरक्षण के विरुद्ध, क्या अतिक्रमण के विरुद्ध मतलब उसका संरक्षण हो सके, क्या होता है, नागरिकों के अधिकार दिए गए होते हैं। इस अधिकार के जैसे कि उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वहीं मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, उसी तरह से जो कि एक लोकतंत्र के लिए क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है, जैसे वोट देने का अधिकार, वोट देने
अधिकार। ठीक, मतलब कि जो क्या होते हैं कि वोट मतलब वाक्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, और जो कि नागरिकों के अधिकार का संरक्षण के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में देखते हैं, एक क्या होता है, वोट देने का अधिकार। अगर क्या होता है कि अगर कोई सरकार क्या होती है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन होता है। अगर किसी शासन द्वारा, किसी सरकार द्वारा लोगों का क्या होता है, अधिकारों का हनन किया जाता है, तो क्या हो सकता है, लोगों के पास ये शक्ति है कि अगले चुनाव की प्रक्रिया में हम उसे हटा सकते हैं। ठीक, और साथ ही हम लोग एक और लिख सकते हैं, निर्वाचित होने का अधिकार। ठीक, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, एक विशेष वर्ग का व्यक्ति ना होकर कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, निर्वाचन की प्रक्रिया में निर्वाचित हो सकता है या भाग ले सकता है। निर्वाचित होने का अधिकार, ये सब अधिकार जो होते हैं, इसी तरह क्या अधिकार होते हैं, एक नागरिक राजनीतिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं, नागरिक राजनीतिक अधिकार होते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक आर्थिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं। सामाजिक आर्थिक अधिकार देखिए, ठीक, सामाजिक आर्थिक अधिकार क्या है, क्या है कि राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवेश का सृजन करना, राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवेश का सृजन करना, आर्थिक परिवेश का सृजन करना, राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवेश का सृजन करना जिससे समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जिससे समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो राज्य के होते हैं कि राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवेश, मतलब कि आप लोग पता होगा कि हमने दो शब्द समझाया हुआ था, समानता और समता। समता और समानता, समता और समानता, जो कि एक को कहते हैं इक्वलिटी और एक को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी हम समता को कहते हैं और जो समानता होती है इक्वलिटी होती है। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि इक्वलिटी क्या होता है कि सबके साथ समान व्यवहार। समानता का मतलब क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन वही समता क्या कहता है, विशेष वर्गों में रहने वालों के साथ विशेष व्यवहार। मतलब कि कोई व्यक्ति मतलब कि वंचित है, उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, हम उसे क्या कहते हैं, कुछ विशेष अधिकार देते हैं। तो वहीं यही बात कही गई है सामाजिक आर्थिक अधिकार में। कहने की बात है कि राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवेश का सृजन किया जाए जो व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ सका, जैसे कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो आगे नहीं बढ़ सका, उसके वैसे परिवेश नहीं मिल पाए, तो उसे क्या करना चाहिए, वैसे व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, और साथ ही ये अधिकार जो होते हैं कौन कौन देखते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम लोग क्या कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक, पहला कि राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में देखते हैं, राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार। समझ में आ रहा है ना जी, कोई भी डाउट हो पूछ लिया कीजिएगा। ठीक, क्या है कि यहाँ पर एक बार फिर समझ आते हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय से वंचित हैं उन्हें एक अधिकार, देखिए क्या होता है कि
उन्हें वैसा परिवेश नहीं मिल पाया जिससे कि अपने आप को साबित कर सकें, ठीक है, तो क्या होता है, उसे व्यक्ति को क्या किया चाहिए कि सामाजिक आर्थिक परिवेश का सृजन वैसे किया जाए राज्य द्वारा, जिससे कि जो वंचित वर्ग हैं, जो लंबे समय से अपने वंचना का शिकार रहे हैं, शोषण का शिकार रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, उन्हें क्या किया जा सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य द्वारा कौन कौन से प्रदत्त अधिकार होते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, और दूसरा पॉइंट समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, तीसरा पॉइंट काम का अधिकार, काम का अधिकार। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक, अब ये चीज़ हुआ हमारा सामाजिक आर्थिक अधिकार, ठीक है, जो कि राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त होते हैं। और साथ ही अब हम लोग देखते हैं सामूहिक अधिकार, समूह का अधिकार, ठीक है, और सांस्कृतिक अधिकार। समूह के अधिकार कौन कौन से अधिकार है, उसका अंतर्गत क्या क्या कहे गए हैं, जो कि जेरेमी बेंथम जो विचारक थे उन्होंने क्या कहा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, सामूहिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर सी, तीसरा समूह का अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ठीक, समूह का अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। अब यह है कि वर्तमान बहुसंस्कृत समाज में अब क्या होता है कि भारत, आप लोग जानते हैं कि भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। और पता है कि हर समाज में हर व्यक्ति एक विचार को फॉलो नहीं कर सकता, एक बात नहीं मान सकता, हर व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते। आप लोगों को पता है, हम एग्जाम्पल के तौर पर कहे हुए थे कि जैसे कि एक बार फिर से हम जिक्र कर रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो आवश्यकताएं थीं, भारत के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं, वो आज़ादी के समय जितनी आवश्यकताएं उस समय की थी, जो आवश्यकताएं थीं, उस समय रोटी कपड़ा मकान उतनी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं थीं, वो आज़ादी के समय की थी। लेकिन आज हम 21वीं सदी की बात करें, और भारत की नहीं पूरे विश्व की जो है वो रूपरेखा बदल चुकी है। रूपरेखा इसलिए बदल चुकी है कि अब मूलभूत आवश्यकताएं भी प्रखर रूप से क्या होता है, दिन प्रतिदिन अब जैसे जैसे समय बीतते जाता है, उनकी आवश्यकताएं की लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्वतंत्रताएं बढ़ती जाती है, स्वतंत्रता की भी एक क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसी तरह से भी अधिकारों की क्षेत्र भी बढ़ते जाते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत से, हम बात करें कि अमेरिका जो है भारत से लगभग 200 साल पहले आज़ाद हुआ, तो 200 साल पहले आज़ाद होने के नाते उसके पास नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार होंगे, कुछ ऐसे स्वतंत्रता होगी जो भारत के नागरिकों के पास नहीं है। अब क्या होता है, ये जो अधिकार हैं, ये स्वतंत्रता है, एक निरंतर चलती रही प्रक्रिया है। और जिस तरह से प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, उस तरह से राज्य द्वारा लोगों को, सरकार द्वारा लोगों को अधिकारों की धारणा, स्वतंत्रता की धारणा प्रखर होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वहीं हम लोग को बात समझना है कि जो सांस्कृतिक अधिकार जो होते हैं वो वहाँ पर अधिक से अधिक प्रबल रूप से देखी जानी चाहिए, जहाँ पर बहुत सांस्कृतिक समाज होते हैं, चाहे बहुत सारे लोगों के विचारों को मानने वाले लोग होते हैं। तो वही बात है कि वर्तमान बहुसांस्कृतिक समाजों में, बहुसांस्कृतिक समाजों में वर्तमान बहुसांस्कृतिक समाजों में अधिकारों की धारणा,
अधिकारों की धारणा लोकप्रिय पहचान के अधिकार में देखा जाता है। लोकप्रिय या पहचान के अधिकार के रूप में देखा जाता है। पहचान के अधिकार के रूप में देखा जाता है। ठीक, मतलब कि बहुत सांस्कृतिक समाज होने के नाते यहाँ पर क्या होती है, अधिकारों की धारणा अधिक लोकप्रिय है, जो कि पहचान के अधिकार के रूप में हम इसे देख पाते हैं, जो कि अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की संरक्षित करने का अधिकार। मतलब कि अपनी संस्कृतियाँ हैं, अपनी जो अपनी संस्कृति है, जो रहन सहन हो चाहे पहनावा हो, उन सभी को क्या कर सके, संरक्षण मिल सके। तो हम लोग कहते हैं अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षण का अधिकार, संरक्षित करने का अधिकार। ठीक है, ये है हमारा। और अगला पॉइंट देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि एक हम लोग हमारे संविधानों में देखते हैं महिला अधिकार, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, ट्रांसजेंडर का अधिकार, ट्रांसजेंडर का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, संख्यक वर्ग का अधिकार। ठीक, उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं इस तरह के प्रवासी समुदायों का अधिकार, अन्य प्रकार के अधिकारों को देखते हैं। वैसे अधिकारों की बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे कि हर व्यक्ति, समाज में हर व्यक्ति, हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण होते रहता है। ठीक, यह होता है। अब हम लोग देखें और हम आय की ओर बढ़ें, तो आय की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बार बार जिक्र करते हैं मानवाधिकार की, एक मानव होने के नाते जो अधिकार प्रदत्त होते हैं, तो उसके लिए तो अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए अलग से क्लास बना चुके हैं मानवाधिकार, और उसको देख लीजिएगा। और ठीक है, अब आता है कि भारतीय संविधान में अधिकार की धारणा, भारतीय संविधान में अधिकार की धारणा। तो इसे हम देखते हैं कि आज इसे पूरा कर पाते हैं कि नहीं, कोशिश किया जाए। भारतीय संविधान में अधिकार की धारणा। तो क्या होता है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार की धारणा है वो सप्रू समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी। ठीक है, सप्रू समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी, जो कि भारतीय संविधान की जो धारणा है वो क्या है कि जो संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त होते हैं। मतलब कि हम मूल अधिकार कहें तो भारतीय संविधान में जो किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार में देखेंगे कि जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक बार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।